दीपाली को का शुक्रिया कि उन्होंने ये आयोजन किया। एक बार ज़ोरदार तालियां दीपाली के लिए हो जाए। और जैसा कि आपने जो पोस्ट डाला था उसमें एक कमेंट आया था, अमृता प्रीतम ओवर रेटेड हैं, इनको मत पढ़ो। हाँ हाँ, मैंने आज थोड़ा सा जवाब दिया है। तो ओवर रेटेड मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम अभी भी अंडर रेटेड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमृता प्रीतम की मैं तेनू फिर मिलांगी, रोज़ी और ये अजक्खा वारिस शाहनू से ज़्यादा लोगों को बारे में पता नहीं है कि उन्होंने कितनी उपन्यास लिखे हैं, कितनी कहानियाँ लिखी हैं, कितनी कविताएं लिखी हैं। वो बस उथली उथली वो साहिर लिखना इमरोज़ की पीठ पर, इससे वो जज कर ली जाती। तो खैर मैंने उसमें कमेंट कर दिया उनको कि आप बताइएगा। और जैसा भाई बता रहे थे अजक्खा वारिस शाहनू, अमृता प्रीतम के पसंदीदा लेखकों में ऋषि वशिष्ठ, बाण भट्ट, वेद व्यास, चेखोव, वारिस शाह, मुल्ले शाह, शिव, साहिर और जब आइन रैंड, इन सबको वो बहुत पढ़ती थी। और जब पार्टीशन उन्होंने देखा, क्योंकि पार्टीशन हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसी पीड़ा थी, जिस भी लेखक ने देखा उस समय के उन्होंने लिखने की कोशिश की, जिस पे मंटो साहब ने बहुत सारा लिखा, अमृता प्रीतम ने लिखा। और अक्खा वारिस शाहनू का एक किस्सा भी है कि एक बार एक पत्रकार थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, अमृता प्रीतम ने इसको अपने इंटरव्यू में भी बताया हुआ है। तो एक केले वाला था, उसके पास खड़े थे, तो केले वाले ने पूछा, तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? कह रहा हाँ। अमृता से मिलोगे? कहा हाँ मिलेंगे। कहे कि केले उसे दे देना। तो क्या क्यों? कहे कि वही अमृता ना जिसने अजक्खा वारिस शाहनू लिखी। कहा हाँ। कहे केले दे देना, मेरा आधा हज हो जाएगा। इस तरह की मोहब्बत थी अमृता के लिए। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब जैसे कबीर ने कहा था कि जिसके पैर में जिसकी कभी एड़ियाँ नहीं फटी वो दूसरों की पीड़ा क्या जानेगा। या फिर अमृता भी लिखती इसी उसमें कि आत्मवेदना वह दृष्टि प्रदान करती है जिससे आप पराई पीड़ा को देख सकें या महसूस कर सकें। तो अमृता के आज थोड़े कुछ पहलुओं पे बात करेंगे जो मतलब मुझे लगता है इस पर कम बात की जाती है। और सभी को पता है कि अमृता प्रीतम का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1919 गुजरावाला पाकिस्तान में, जो इस समय है, उस समय हिंदुस्तान में था। तो ज़िंदगी जाने एक ऐसी किताब है जिसकी इबारत अक्षर अक्षर बनती है और फिर अक्षर अक्षर टूट जाती है, बिखरती है और बदलती है। फिर चेतना की एक लंबी यात्रा के बाद एक ऐसा मुकाम आता है जहां अपनी ज़िंदगी के बीते हुए काल का, उस काल के हर हादसे का, उसकी हर सुबह की निराशा का, उसकी हर दोपहर की बेचैनी का, उसकी हर शाम की उदासीनता और उसकी जागती रातों का एक जायज़ा लेने का सामर्थ्य पैदा होता है, जिसकी तशरीह में नए अर्थों का जलाल होता है, जिसके साथ हर हादसा एक ऐसी कड़ी बनकर सामने आता है जिस पर किसी मैं को पैर रखकर मैं के पार जाना होता है। अमृता प्रीतम एक ऐसी शख्सियत थी जिसने मैं पर पैर रखकर मैं के पार खुद को ले गई। कहते हैं कि प्यार अगर इंसान की शक्ल लेता तो उसका चेहरा हूबहू अमृता प्रीतम जैसा होता। अगर किसी लेखक को आपसे मोहब्बत हो जाए तो आप अमर हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत का नाम ही अमृता हो तो आप अपने जिस्म के भीतर छुपे रूह को भी पा लेते हैं। इमरोज़ भी इस बात को मानते थे। वो अक्सर कहते थे कि उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। वो अभी भी मिलती है, कभी तारों की छाँव में, कभी बादलों में छुपी हुई रोशनी की तरह, कभी धूप में नरमी की तरह, कभी ख्यालों में उजालों की तरह, कभी फूलों में बैठी तितलियों। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं, उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। तो ऐसा इमरोज़ साहब भी कहते थे काफ़ी दिनों बाद तो अब जिक्र इमरोज़ साहब का हुआ है तो उनकी इमरोज़ साहब ने भी कुछ कविताएं लिखी थी अमृता प्रीतम के लिए। ख़त का, जैसा मयंक ने बताया कि बहुत सारे ख़त थे उनके, जो दस्तावेज और ख़तों का सफ़रनामा में आपको मिल जाएंगे। ख़तों का सफ़रनामा में डेट वाइज मिल जाएंगे, दस्तावेज में आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा। पर दस्तावेज ज़रूर पढ़नी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें उनके पत्रिकाओं के कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, जहाँ पर अमृता ने जो उनकी नागमणि पत्रिका आती थी उसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो वो किताब भी पढ़ी जानी चाहिए अमृता प्रीतम की, जहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि वो ओवर रेटेड नहीं थी, मतलब ठीक। सो इमरोज़ की एक कविता है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। इस 2002 में लिखी कविता के साथ अमृता की लेखन की उम्र पूर्ण हुई। कल तक 84 बरसों से ख्यालों के दरिया में अपनी कश्ती के पलंग पर बैठी कविता लिखती, कविता जीती। वो जिंदगी के पंच दरियाओं को पल पर पार करती रही, और आजकल वो अपनी पलंग पर सोती जागती श्वासों के पानियों में डोल रही है, सिर्फ डोल रही है। ये उस वक्त का समय जब
बाथरूम में अमृता प्रीतम फिसल कर गिर गई थी, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उस वक्त इमरोज़ साहब उनको फूल ला कर दिया करते, किताबें बैठकर सुनाते, कविताएं सुनाते और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे आखिरी वक्त पर, और बहुत सारी कविताएं लिखते थे उनके लिए। तो उसी समय की कविता थी जो इमरोज़ साहब ने उनकी बहुत ही सबसे फेमस कविता मैं तैनू फिर मिलांगी की जवाब में लिखी थी, या फिर कह लीजिए कि उनको समर्पित करते हुए लिखी थी। और अमृता प्रीतम इसलिए भी बहुत पसंद आती हैं क्योंकि अमृता प्रीतम की जो जिस तरह की नज़मों की जो स्टाइल रही है या जिस तरह की शैली रही है, जब भी आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको बहुत आसपास के मेटाफर्स मिलते हैं। जैसे कि कविता उनकी रोजी, और अभी के समय पे जिस तरह 1 तारीख को हमारे पास जो मैसेज आता है सैलरी क्रेडिटेड, जो खुशी होती है, उस समय जो रोज़ मजदूर करने वाले लोग होते थे, मजदूरी करते थे, शाम को जब जाके लाइंस पे खड़े होते थे मुंशी के पास में और अपना पैसा मांगते थे, कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, और उस पैसे पे डिपेंड होता था कि रात में आज खाना घर पे बनेगा कि नहीं बनेगा, जो उनके बच्चे या उनकी पत्नी वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। तो उसका मेटाफर लेकर कितने खूबसूरती से उन्होंने किसी के मिलने को बताया है। इस कविता का शीर्षक रोज़ी है। नीले आसमान के कोले में रात मील का सायरन बोलता है, चांद की चिमनी में से सफ़ेद गाढ़ा धुआं उठता है। सपने सपने जैसे कई भट्टियां हों, हर भट्टी में आग झोंकता हुआ मेरा इश्क मजदूरी करता है। तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रखते, जो खाली हंडिया भरता है, रांध पकाकर अन्न परस कर वही हाडी उल्टा रखता है, बची आंच पर हाथ सेकता है, घड़ी पहर को सुस्ता लेता है और खुदा का शुक्र मनाता है। रात मील का सायरन बोलता है, चांद की चिमनी में से धुआं इस उम्मीद से निकलता है, जो कमाना है वही खाना है, ना कोई टुकड़ा कल का बचा है, ना टुकड़ा कोई कल के लिए है। शुक्रिया। और जाते जाते, जैसा अमृता अपनी खतों के लिए बहुत हैं, तो मैंने अमृता के लिए उनके जन्मदिन पर एक खत लिखा हुआ है, जो सोचा था 31 अगस्त को पोस्ट किया जाएगा, लेकिन इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा। मेरी अमृता, मुझे नहीं पता दुनिया तुझे किस तरह देखती है या तुझे क्या मानती है। मेरे लिए तू मेरा प्यार है और मैं अमृता का मोहित। मुझे पता है तू मुझे फिर ना मिलेगी, लेकिन शायद मैं तुझे पाने के काफ़ी नज़दीक हूँ। अक्सर रात में सपनों में मुलाकात कर लेता हूँ, और जब तुझसे बात करनी होती है तो ओढ़ लेता हूँ तेरी नज़मों और तेरे लफ्ज़ों को, और सो जाता हूँ। तेरा लिखा एक एक लफ्ज़ मुझे बोसा देता है माथे पर। तो सबके लिए एक महान लेखिका या शायरा होगी, पर मेरे लिए मेरी मोहब्बत है और ये ताउम्र रहेगी। खास बात पता है, मुझे इसके बदले में मोहब्बत नहीं चाहिए। इस रिश्तों को तुम्हारी नज़मों की तरह अधूरा रहना है। मेरी मोहब्बत में मैं तुझे मांझा, जीती या किसी और नाम से नहीं पुकारूंगा, क्योंकि वो सब किसी और शख्स ने दिए हैं। मुझे जलन है उस हर शख्स से जो तेरे नज़दीक रहा हो। तुझसे कोई परेशानी नहीं है, तू जहाँ है वहाँ खुश रह, और वहीं पर रहना, क्योंकि अब बुल्ले शाह ने यहाँ पर सुनना छोड़ दिया है। कभी मिलूंगा तुझसे धूप के उस पार, आखिरी सिगरेट को बुझाते हुए, कायनात के किसी कोने में, जहाँ पर मैं और तू होगी, जहाँ पर इश्क होगा मेरा और तेरा, जहाँ मुकम्मल हो रही होंगी तेरी सारी नज़में, जहाँ सांसों का शोर नहीं होगा, कोई अफसुर्दगी नहीं होगी, सब शांत और शिथिल होगा, जहाँ अमृता होगी और साथ होगा अमृता का मोहित। तब कहूँगा कि तू अब मिली मुझे, तेरे नज़मों की तरह अधूरा तेरा आशिक, अमृता का मोहित। जन्मदिन मुबारक हो मोहब्बत। थैंक यू।